नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य एक बहुत ही महान विजेता थे। आप ये भी जानते होंगे संभवतः कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था पंजाब पर तो उसके शिविर की यात्रा भी की थी। चंद्रगुप्त मौर्य विजिटेड द कैंप ऑफ अलेक्जेंडर। जब सेल्यूकस का आक्रमण हुआ तो सेल्यूकस को भी उन्होंने घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। अपने जीवन के अंतिम हिस्से में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। और आप शायद ये भी जानते होंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के उत्पत्ति के विषय में काफी कुछ कंट्रोवर्सी है। वो कौन थे, क्षत्रिय थे, शूद्र थे, वैश्य थे, ये हमें पता नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति का विषय इतना महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए जितना कि उनकी महान उपलब्धियां। ये मैं नहीं कहता, ये आधुनिक इतिहासकार नहीं कहते, बल्कि उस समय के यूनानी रोमन इतिहासकार कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य एक मुक्तिदाता था। यूनानी लोग चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहते थे। उनसे चंद्रगुप्त बोला नहीं जाता होगा तो इस तरह से बोलते हैं सेंड्रोकोप्टो, चंद्रोगुप्तो, इस तरह से वो बोलते थे। उनसे गा नहीं बोला जाता था तो कॉप्टो, चंद्र नहीं बोला जाता तो सैंड्रो। इस तरह से उनका उल्लेख काफी कुछ यूनानियों ने किया है। चंद्रगुप्त मौर्य की सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने तक्षशिला में राजकाज शासन चलाने की ट्रेनिंग जो ली थी, उनका प्रशिक्षण जो लिया था वो कौटिल्य या चाणक्य के संरक्षण में लिया था। चाणक्य की सहायता से उन्होंने शासन व्यवस्था का ढांचा तैयार किया था, काफी लंबे समय तक चला। He prepared the framework of the Mauryan administrative system, which was based on heavy bureaucracy and a detailed taxation or comprehensive tax system, along with the proper judicial and penal provisions. तो इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम इस वीडियो में आपके सामने हैं। मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य की पर्सनालिटी या उनके व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों से आपका परिचय मैं कराऊंगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322-321 में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। यह वह दौर था जब भारत पर उत्तर पश्चिम से यवनों के आक्रमण हुए थे और जो आक्रमणकारी था उसका नाम था अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर ने, सिकंदर कहते हैं अलेक्जेंडर को, अलेक्जेंडर ने इन क्षेत्रों पर, इंडस के इन क्षेत्रों पर, ये इंडस रिवर है ये वाली और ये काबुल रिवर है, अलेक्जेंडर ने इंडस पार करके इन पंजाब के क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और ब्यास नदी तक वो पहुंच गया था। इस तरफ एक साम्राज्य था जिसे नंद साम्राज्य कहते हैं। बहुत सारे स्रोतों से ये बात स्पष्ट होती है कि सिकंदर के आक्रमण के समय चंद्रगुप्त पंजाब में उपस्थित थे। सिकंदर का आक्रमण जो हुआ था, सिकंदर इस तरफ से आया था, उसका आक्रमण हुआ था 327 से 325 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब बीसी। तो सिकंदर लगभग 2 साल से थोड़ा सा कम समय तक पंजाब में रहा। इन क्षेत्रों की विजय उसने की। उसने कूटनीति का भी प्रयोग किया। पंजाब उस समय छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। कुछ राज्य तो राजतंत्र पर आधारित थे, जैसे तक्षशिला का जो राज्य था जिसका राजा आम्भी था। चिनाब और झेलम के बीच में एक राज्य था जिसका राजा पौरुष था। तो इन राज्यों के साथ उसने संबंध स्थापित किए। पौरुष को पराजित करके उसको मित्र बना लिया और आम्भी ने बिना लड़े ही उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। पौरुष को झेलम के युद्ध में, जिसमें भारी मारकाट मची थी, उसमें पराजित कर दिया गया था और पौरुष ने बहादुरी दिखाई, लेकिन बाद में पौरुष सिकंदर का सहयोगी ही बन गया था। पंजाब में इन 2 रियासतों के साथ साथ बहुत सारे गणराज्य थे और उन गणराज्यों को एक एक करके सिकंदर ने पराजित कर दिया था। वो बड़ी बहादुरी से लड़े, लेकिन सिकंदर की शक्तिशाली सेनाओं का सामना नहीं कर सके। तो इससे एक बात जो निकलकर सामने आई और उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों का जो जायजा चंद्रगुप्त मौर्य ने लिया,
उसका निष्कर्ष निचोड़ ये निकला, पंजाब के राज्यों में आपस में फूट है, इसीलिए सिकंदर को विजय मिली। एक बहुत ही स्थापित मत विद्वानों का ये है, सेंड्रोकोटस या चंद्रगुप्त ने, यूनानी जो इतिहासकार हैं चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस की संज्ञा देते हैं, उसने अपने राज्य निर्माण की शुरुआत पंजाब से ही की थी। उसमें चाणक्य का उन्हें सहयोग प्राप्त हुआ था। पंजाब ने यूनानी शासन को स्वीकार नहीं किया था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक यूनानी इतिहासकार ने लिखा है, उनका नाम है जस्टिन ने अपनी पुस्तक लिखी थी एपिटोम, उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है सेंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त ने सिकंदर के युद्ध शिविर का दौरा किया था, छिपकर गुप्त रूप से। संभवतः चंद्रगुप्त सिकंदर की सैन्य पद्धति को समझना चाहता था। सिकंदर यहां से वापस चला गया। बड़ी रोचक कहानी है कि 325 में लड़ते लड़ते जब वह ब्यास नदी के तट पर पहुंचा तो उसकी सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। उसके सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, बोले अब आगे नहीं जाएंगे। बोले क्यों नहीं जाओगे? बोले आगे हमारा मन नहीं है, हमें घर जाने की इच्छा हो रही है। बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आई एम द ग्रेट जनरल, मेरे सैनिक इतने कायर नहीं हो सकते, आगे बढ़ो। लेकिन सैनिक टस से मस नहीं हुए। बोले डरते हो? जैसे सैनिकों को उनका मनोबल बढ़ाने के लिए जोशीले भाषण देते हैं सेनापति जनरल्स, तो उन्होंने कहा कि डरते हो, मरने से डरते हो? बोले डरते नहीं है, लेकिन आगे नहीं जाएंगे। तो मुझे शर्मिंदगी है कि आप जैसे कायर लोगों का मैं सेनापति हूं। बोले ठीक है, आगे इधर क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि इधर नंद साम्राज्य है। पंजाब के इन छोटे छोटे राज्यों ने हमारे नाक में दम कर दिया, मुश्किल से हम इन्हें हरा पाए हैं अलग अलग करके। और इधर जो राज्य है उसके पास 2 लाख से ज्यादा की सेना है, हम इधर नहीं बढ़ेंगे, इधर हमारी पराजय निश्चित है। तो सिकंदर के सामने और कोई चारा नहीं रहा और यहीं से वो वापस हो गया। जब वापस गया सिकंदर तो यहां पर अपने क्षत्रप नियुक्त कर गया था, और ये क्षत्रप यानी गवर्नर, इन क्षत्रपों से ही सेंड्रोकोटस ने पंजाब पर अपना शासन स्थापित किया था। यह बात जस्टिन ने स्पष्ट तौर पर लिखी है। जस्टिन ने लिखा है सेंड्रोकोटस पंजाब की जनता के लिए मुक्तिदाता था। पंजाब की जनता ने सेंड्रोकोटस के नेतृत्व में यूनानी गुलामी का जुआ उतार फेंका। द पीपल ऑफ पंजाब थ्रू ऑफ द योक ऑफ स्लेवरी। सभी तथ्य इस बात की ओर इशारा करते हैं कि सेंड्रोकोटस या चंद्रगुप्त ने 322-321 ईसा पूर्व में अपने साम्राज्य की स्थापना पंजाब में कर ली थी। ऐसी कहीं कथा कहानियां हैं, बौद्ध ग्रंथों में हैं। एक मुद्रा राक्षस है, उसमें भी चंद्रगुप्त और चाणक्य की कथा है। एक कथा में ये लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त और चाणक्य ने जब शुरुआत के दौर में नंद साम्राज्य के केंद्रीय भाग पर हमला किया और उनकी पराजय हुई तो वो छिपे हुए थे, और जब छिपे हुए थे तो एक झोपड़ी में शरण लिए हुए थे। तो वहां पे एक स्त्री ने अपने बच्चे को डांटा कि तुमने गरम खाने में हाथ डाल दिया है, तुम्हें बाहर से पहले खाना चाहिए, अंदर हाथ एक साथ नहीं डालना चाहिए जब ठंडा हो जाए खाना। तो ये बात समझ ली उन्होंने और फिर उन्होंने बाहर के क्षेत्रों से शुरुआत की। इनका पहला अचीवमेंट ये है कि इन्होंने भारत को मुक्ति दिलाई। दूसरी उपलब्धि ये है, इन्होंने नंद साम्राज्य पर हमला करके बहुत लंबी लड़ाई के बाद नंदों पर विजय प्राप्त कर ली और एक बड़ा साम्राज्य इन्होंने सिंधु नदी से लेकर और बंगाल तक स्थापित किया। कैसे? भाई पंजाब का क्षेत्र तो इन्होंने सिकंदर के गवर्नरों से जीत लिया, और जब नंद साम्राज्य के अंतिम राजा, नंद साम्राज्य का अंतिम राजा था धनानंद।
धनानंद, इसका नाम ही अजीब है। धनानंद से पता चलता है जो व्यक्ति धन में ही आनंद लेता हो। नंदों की बड़ी आलोचना इस आधार पर होती है कि वो धन संपत्ति काफी उन्होंने इकट्ठी कर ली थी और वो जनता का शोषण करते थे, जनता से ज्यादा कर लेते थे। तो इस राजा का यह वास्तविक नाम रहा होगा, इसकी गुंजाइश कम है। यह उसका पॉपुलर नाम है, जो व्यक्ति धन में ही आनंद लेता हो। इस धनानंद के कारण नंदों की ख्याति कम हो गई थी। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने बहुत बड़ी सेना पंजाब में इकट्ठी करके नंद साम्राज्य के केंद्रीय भाग पर हमला किया और बौद्ध ग्रंथों में लिखा हुआ है कि बहुत लंबी लड़ाई के बाद नंद राजा की पराजय हुई और उसने गद्दी का परित्याग कर दिया, यानी एब्डिकेटेड द थ्रोन। तो इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य इतना बड़ा हो गया। फिर एक अन्य यूनानी इतिहासकार ने लिखा है कि चंद्रगुप्त ने एक बहुत बड़ी सेना लेकर, लगभग 6 लाख की सेना लेकर, उसने समस्त भारत को रौंद डाला था। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र से उसने सेना लेकर समस्त भारत को रौंद डाला था और इसका मतलब है कि यहां तक के क्षेत्रों पर भी उसका कब्जा हो गया था। दक्षिण भारत के केवल ये क्षेत्र हैं जो उसके साम्राज्य में नहीं है। और ये जो क्षेत्र हैं ये उसने पंजाब में सिकंदर से जीते, सिकंदर के सेनापतियों से। ये क्षेत्र उसने नंद साम्राज्य से जीते और ये जो क्षेत्र हैं उसने अपने बाहुबल से जीते। इस तरह से उसने एक बहुत बड़े साम्राज्य का निर्माण किया, लेकिन अभी कसर रह गई थी और वो कसर ये थी कि सिकंदर का एक सेनापति था जिसका नाम था सेल्यूकस। सेल्यूकस ने सिकंदर की मृत्यु के बाद, सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में, बेबीलोन इराक में है, वहां 323 ईसा पूर्व में हो गई थी। उसके बाद उसके सेनापतियों ने सिकंदर के साम्राज्य को आपस में बांट लिया था। सेल्यूकस के हिस्से में साम्राज्य का एक बड़ा हिस्सा आया जो सीरिया से लेकर इंडस रिवर तक फैला हुआ था। उसने भारत पर इस समय आक्रमण किया 305 में और 303 बीसी तक यह आक्रमण चला। लगभग 2 वर्ष तक उसने अपना सिर टकराया, किससे? इंडस रिवर से। लेकिन अब स्थितियां काफी अलग थी। 327 से 325 में ईसा पूर्व में जब सिकंदर आया था उस समय से ये परिस्थितियां काफी अलग थीं। अब पूरा साम्राज्य, पूरा भारत एक राजा के अधीन था और ये लड़ाई बड़ी कठिन रही होगी। इस लड़ाई में क्या हुआ ये यूनानी इतिहासकार नहीं बताते। यूनानी इतिहासकार जो सिकंदर के युद्धों का बड़ा विस्तृत विवरण देते हैं और उस पर बहुत ज्यादा कुछ लिखा है उन्होंने। दोनों के आक्रमण लगभग 2 वर्ष तक हुए, लेकिन सिकंदर के अभियानों पर पूरी किताब लिख दी। और इस आक्रमण के बारे में एक तो यह है कि सभी यूनानी इतिहासकार नहीं बताते, और जो बताते हैं वो किस तरह से बताते हैं? वो ऐसे बताते हैं कि सेल्यूकस लॉन्च्ड द वॉर अगेंस्ट सेंड्रोकॉटस एंड देन द पीस वाज साइंड। सेल्यूकस ने सेंड्रोकॉटस यानी चंद्रगुप्त के विरुद्ध युद्ध छेड़ा और अंततः संधि हो गई। तो भाई पूरी डिटेल में क्यों बात नहीं बताई? स्पष्ट है कि इस युद्ध में सेल्यूकस की पराजय हुई कि वो आया था अपने इन क्षेत्रों को दोबारा से छीनने के लिए, लेकिन ये क्षेत्र तो नहीं छीन पाया, अपने भी दे गया। इधर के बहुत बड़े क्षेत्र, अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा, आधा हिस्सा मान लीजिए, और पाकिस्तान का लगभग आधा हिस्सा आज के अगर हम संदर्भ में देखें तो कोई इतने बड़े क्षेत्र क्यों दे के जाएगा? तब जबकि वह अपने क्षेत्र वापस लेने के लिए, जीतने के लिए आया हो। स्पष्ट है, इफ यूनानी राइटर्स आर नॉट वोकेशियस इन दिस मैनर, अगर यूनानी इतिहासकार इस मामले में शांत हैं तो कोई बात नहीं, आइडिया तो लग ही जाता है। तो ये संधि हो गई 303 में। ट्रीटी किसके बीच में हुई? सेल्यूकस एंड सेंड्रोकॉटस। और इस संधि की धाराएं क्या हैं? इस संधि की धाराएं हैं, नंबर 1, एरियाना के क्षेत्र किसने दिए?
के क्षेत्र सेंड्रोकोटस को दे दिए, सेंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त को दे दिए। एरियाना में क्या आ जाता है? काबुल, कंधार, बलूचिस्तान और सिंध, इतने बड़े क्षेत्र आ जाते हैं। दूसरा, एक वैवाहिक संबंध हो गया, सेल्यूकस के दरबार की एक राजकुमारी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कर दिया गया। अब वो कौन था और राजकुमारी कौन थी? वेदर शी वाज सिस्टर और द डॉटर ऑफ सेल्यूकस, टू हुम शी वाज मैरिड टू इज नॉट क्लियर। यानी वो चंद्रगुप्त के साथ उसका विवाह हुआ था या किसी और राजकुमार के साथ हुआ था, ये बात बिल्कुल स्पष्ट नहीं है संधि में। तीसरी बात यह है कि 500 हाथी चंद्रगुप्त ने भी उपहार में दिए और एक यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को मौर्य दरबार में नियुक्त कर दिया गया। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका के नाम से लिखी थी, जिसके कि मूल अंश उपलब्ध नहीं है, मौलिक रूप में मैन्युस्क्रिप्ट के तौर पे उपलब्ध नहीं है। लेकिन मेगास्थनीज की नियुक्ति मौर्य दरबार में इस बात का परिचायक है कि मौर्य साम्राज्य की ये सीमा यहां से लेकर ईरान की बाउंड्री से लेकर और दक्षिण भारत के सुदूर क्षेत्रों तक स्थापित हो गई थी। ऐसे समझिए सीमांकन हो गया था और बहुत लंबे समय तक किसी और यूनानी सेनापति ने इस बात का दावा नहीं किया। बहुत लंबे समय तक सेल्यूकस और बाद में उसके वंशजों के साथ मौर्य राज परिवार के डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे, कूटनीतिक रिश्ते बने रहे। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बहुत ही अच्छी सुसंगठित शासन व्यवस्था का भी गठन किया, विच वॉज नोन फॉर इट्स सेंट्रलाइजेशन फीचर, विच वॉज नोन फॉर इट्स डिटेल्ड ब्यूरोक्रेसी, विच वॉज नोन फॉर इट्स लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम्स एंड कहते हैं कि चाणक्य या कौटिल्य ने एक अर्थशास्त्र नाम का ग्रंथ लिखा और उस अर्थशास्त्र को आधार बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासन के स्वरूप का निर्धारण किया। मौर्य शासन व्यवस्था का स्वरूप क्या केंद्रीकृत था? तो आज बिल्कुल सिद्ध किया जा चुका है कि मौर्य साम्राज्य में केंद्रीकरण का जो अंश था वो सीमित था, जबकि विकेंद्रीकरण का अंश बहुत ज्यादा फैला हुआ था। ये डिबेट और डिस्कशन का विषय है। किसी अन्य वीडियो में मौर्य शासन के स्वरूप, मौर्य साम्राज्य के स्वरूप, शासन तंत्र, शासन की व्यवस्था, वो उसमें केंद्रीयकरण विकेंद्रीयकरण के एलिमेंट कितने कितने थे, उसके संदर्भ में किसी और ने वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। What is your take on this video? Should write in the comment box of this video. With this, I conclude this video with a note of thanks. Take care. Goodbye.